दोस्तों, आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो पूरी तरह एक सच्ची घटना पर आधारित है और हमें उस दौर में ले जाती है जब पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और पूरी दुनिया आर्थिक तबाही से जूझ रही थी। उसी समय एक अलग सोच रखने वाला आदमी डॉक्टर फ्रेडरिक रिटर अपनी पत्नी के साथ सभ्यता और आराम की जिंदगी को छोड़कर दुनिया से बहुत दूर एक सुनसान टापू पर बसने का फैसला करता है। रिटर का मानना था कि इंसान अगर खुद को कठिन हालात में डाल दे तो वही उसे असली सुकून और आत्मिक शांति तक पहुंचाता है। उसका विश्वास था कि अगर जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाए तो इंसान कभी मजबूत नहीं बन सकता और ना ही अपने असली सपनों को समझ पाता है। टापू पर रहते हुए रिटर कभी कभी कुछ खत लिखता था जिन्हें वहां से गुजरने वाले जहाज उठा ले जाते थे और इन्हीं चिट्ठियों के जरिए बाहरी दुनिया को पता चलता था कि वह किस तरह एक कठोर लेकिन सादगी भरी जिंदगी जी रहा है। समय बीतता है और कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। अब हमें एक नया परिवार दिखाया जाता है जिसमें हाइंज विटमर, उसकी पत्नी और उनका बेटा हैरी शामिल है। ये लोग भी अपनी सारी जायदाद बेच चुके होते हैं और बाकी की जिंदगी इसी टापू पर बिताने का सपना लेकर यहाँ पहुंचते हैं। असल में हाइंज रिटर की जिंदगी और उसके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। वह उसकी लिखी हर चिट्ठी पढ़ चुका था और उसी जुनून में वह सीधे रिटर की पत्नी से मिलने जाता है और बताता है कि डॉक्टर रिटर जर्मनी में अपने विचारों की वजह से काफी मशहूर हो चुके हैं। लेकिन यह बात सुनकर रिटर और उसकी पत्नी ज्यादा खुश या उत्साहित नजर नहीं आते। कुछ समय बाद खुद रिटर हाइंज को अपने बगीचे में लेकर जाता है और साफ शब्दों में समझाने की कोशिश करता है कि वह यहाँ से वापस लौट जाए क्योंकि यह जगह वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी वह कल्पना करके आया है। रिटर उसे बताता है कि यह टापू पूरी दुनिया से कटा हुआ है। यहाँ न सुविधा है, न सुरक्षा और न ही कोई आसान रास्ता। लेकिन साथ ही वह यह भी कहता है कि यही वह जगह है जहाँ इंसान खुद को सच में पहचान सकता है क्योंकि यहाँ तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। असल में रिटर का मकसद शुरू से ही नए आए लोगों को डराकर वहां से भगाना था ताकि उसकी एकांत वाली जिंदगी में कोई दखल न दे सके। लेकिन हाइंज की बातों और उसके हाव भाव से साफ झलक रहा था कि वह अब किसी भी हाल में इस टापू को छोड़कर वापस जाने वाला नहीं है। इसके बाद रिटर उन्हें एक गुफा के पास ले जाता है और बताता है कि फिलहाल वही उनकी रहने की जगह हो सकती है। लेकिन साथ ही वह चेतावनी देता है कि इस इलाके में मीठा पानी बेहद सीमित है और यहाँ जीवन सिर्फ बारिश के पानी के भरोसे ही चल सकता है। उसके जाने के बाद पूरा विटमर परिवार बिना समय गंवाए मेहनत में जुट जाता है ताकि आने वाले बारिश के मौसम में एक एक बूंद पानी को इकट्ठा किया जा सके। वे दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और आखिरकार एक ऐसी पाइपलाइन तैयार कर लेते हैं जिससे बारिश का पानी बहकर सीधे एक गड्ढे में जमा हो सके जो आगे चलकर उनका एकमात्र जल स्रोत बनने वाला था। उसी रात डोरा अपने पति रिटर से कहती है कि उसे उस नए परिवार का आना बिल्कुल पसंद नहीं है और उन्हें उस खतरनाक इलाके की तरफ नहीं भेजना चाहिए था। इस पर रिटर उसे भरोसा दिलाता है कि उसने जानबूझकर उन्हें ऐसी जगह छोड़ा है जहां न तो खेती संभव है और न ही आसानी से पानी मिल सकता है। उसके हिसाब से वे लोग बस कुछ दिनों के मेहमान हैं। यह सुनकर डोरा के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि और सुकून नजर आता है। दूसरी तरफ मार्गरेट हर रात अजीब हालात में किसी तरह खुद को संभालती है। अंधेरे में सुनाई देने वाली कीड़ों की आवाजें और जंगली जानवरों की डरावनी चीखें उसे चैन से सोने नहीं देती। लेकिन इसके बावजूद वह एक बार भी वापस जाने की बात नहीं करती। इसी दौरान हमें पता चलता है कि मार्गरेट 3 महीने की गर्भवती है जिसकी खबर सुनकर हाइंज खुशी से झूम उठता है। समय के साथ दोनों परिवार अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। तभी एक दिन अचानक उन्हें जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई देती है। जब वे ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि समंदर की ओर से एक बड़ी सी नाव उनकी तरफ बढ़ रही है। कुछ ही देर में वह नाव किनारे आ लगती है और उसमें से एलोइजी नाम की एक रहस्यमयी औरत उतरती है जिसके साथ उसके 2 साथी रॉबर्ट और रूडी भी मौजूद होते हैं। टापू की खूबसूरती देखकर एलोइजी भावुक हो जाती है और यहीं एक भव्य और आलीशान रिसोर्ट बनाने के सपने देखने लगती है। इसी बीच उसे पता चलता है कि यहाँ वही डॉक्टर रहता है जिसकी चिट्ठियां दुनिया भर में मशहूर हो चुकी हैं। इसलिए वह डोरा से मिलने जाती है और खुद की अमीरी का बखान करते हुए बताती है कि वह यहाँ एक लग्जरी रिसोर्ट बनाना चाहती है, लेकिन उससे पहले उस आदमी से मिलना चाहती है जिसने अकेले दम पर प्रकृति से लड़कर यहाँ अपनी जिंदगी बसाई है। तभी अचानक रिटर बिना कपड़ों के बाहर निकलता है जिसे देखकर एलोइजी उसकी जमकर तारीफ करती है। रिटर उनसे पूछता है कि वे लोग कहाँ ठहरे हैं, जिस पर एलोइजी बताती है कि वे समुद्र किनारे रुके हुए हैं। ये सुनकर रिटर उन्हें एक खास जगह ले जाने का इशारा करता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वे सभी उस साफ पानी के स्रोत में नहा रहे होते हैं जिसे हाइंज ने अपने परिवार के लिए बड़ी मेहनत से तैयार किया था। जब हाइंज ये सब देखता है तो वह गुस्से से तिलमिला उठता है। एलोइजी तुरंत माफी मांगती है और अपना परिचय देते हुए बताती है कि वे अब यहाँ के नए पड़ोसी हैं और भविष्य में इसी टापू पर एक आलीशान रिसोर्ट बनाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में वह यहाँ आई है। जाते जाते वह हाइंज को शहर से आई कुछ चिट्ठियां सौंपती हैं और कहती हैं कि ये रिटर तक पहुंचा दे। जब हाइंज वे चिट्ठियां लेकर रिटर के पास जाता है तो पाता है कि वे पहले से खुली हुई हैं, जिसे देखकर रिटर भड़क उठता है और उसे शक होता है कि हाइंज ने उसकी चिट्ठियां पढ़ ली हैं। हालांकि हाइंज साफ समझ चुका होता है कि यह सब एलोइजी की चाल है, इसलिए वह सीधे उसके पास जाकर पूछता है कि वह पड़ोसियों के बीच झगड़ा
क्यों करवा रही है। इस पर एलोइजी खुद को बेगुनाह बताती है और कहती है कि पानी के स्रोत के बारे में तो खुद उसके पड़ोसी ने ही बताया था और वहां नहाने की इजाजत दी थी। अब हाइंस को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि रिटर नहीं चाहता कि वे लोग यहाँ टिकें। इसके बाद एलोइजी उसे अपने रिसोर्ट का पूरा नक्शा दिखाती है और बताती है कि यह जगह सिर्फ अमीर और अरबपतियों के लिए होगी, जहाँ वे ऐशो आराम की जिंदगी जीने आएंगे। लेकिन हाइंस को यकीन नहीं होता कि इतनी वीरान और खतरनाक जगह पर कोई इतना बड़ा सपना पूरा कर सकता है। उसकी यह बात एलोइजी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद एक ऐसा वक्त आता है जब रिटर के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता और मजबूरी में वह हाइंस के घर पहुंचता है, जहां हाइंस अभी अभी एक जंगली जानवर का शिकार करके लाया होता है। रिटर की खराब हालत देखकर हाइंस उसका दिल रख लेता है और उस जंगली जानवर का कुछ हिस्सा उसे खाने के लिए दे देता है। इसी के साथ समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब बारिश का मौसम पास आने लगता है, हालांकि गर्मी अभी भी बेहिसाब पड़ रही होती है। इस बीच विटमर परिवार अपना घर लगभग पूरा कर चुका होता है। अब उनके पास खुद उगाई हुई सब्जियां भी होती हैं जो पहली बार खाने लायक हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ रूडी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही होती है। वह लाख कोशिशों के बावजूद कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। इसी फ्रस्ट्रेशन में वह गुस्से से भरा हुआ कैंप की तरफ भागता है, जहां रॉबर्ट और एलोइजी मस्ती में डूबे होते हैं। रूडी को देखते ही एलोइजी उसे हुक्म देती है कि जाकर उसके लिए कुछ खाने का इंतजाम करे, लेकिन पहले से तमतमाया रूडी अब पूरी तरह भड़क जाता है और साफ साफ कह देता है कि उनके पास न तो खाने को कुछ बचा है और न ही पीने को पानी, और इस हालात की जिम्मेदार सिर्फ वही है जिसकी झूठी कल्पनाओं की वजह से वे सभी इस नरक में फंस चुके हैं। वह सिर्फ सपनों की दुनिया में जी रही है। रूडी की यह बात एलोइजी को बुरी तरह चुभ जाती है और वह रोती हुई जंगल की तरफ भाग जाती है। उधर उसी समय घर में अकेली मार्गरेट काम में लगी होती है। तभी मैनुअल और रॉबर्ट उसे दूर से छुप कर देखते हैं। तभी अचानक मार्गरेट के पेट में तेज दर्द उठता है, जबकि बच्चे के आने में अब भी वक्त होता है और उस समय न उसका पति घर पर होता है न ही बेटा। दोनों शिकार पर गए होते हैं। मजबूरी में वह खुद ही खुद को संभालने की कोशिश करती है। इसी मौके का फायदा उठाकर पीछे से आए दोनों लोग उसके घर में घुस जाते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक चोरी नहीं कर पाते क्योंकि दर्द से कराहती हुई मार्गरेट वापस आ जाती है और अकेले ही बच्चे को जन्म देने की जद्दोजहद में लग जाती है। दोनों उसे देख तो रहे होते हैं लेकिन मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते। तभी अचानक बाहर से कुत्तों के भौंकने और चीखने की आवाज आती है। जब मार्गरेट बाहर जाती है तो देखती है कि कुछ जंगली कुत्ते उस पर हमला करने वाले हैं। उन्हें भगाने की कोशिश में वह खुद फंस जाती है। दर्द लगातार बढ़ता जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगती है और आखिरकार वह वहीं जमीन पर गिर पड़ती है और अपने बच्चे को जन्म दे देती है। कुछ कुत्ते नवजात पर झपटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त हाइंस वहां पहुंच जाता है और सबको भगा देता है। दूसरी ओर मैनुअल और रॉबर्ट चोरी किया हुआ खाना लेकर एलोइजी के पास जाते हैं, जहां वह कहती है कि यह सब एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा। तभी वे उसे बताते हैं कि मार्गरेट अकेले बच्चे को जन्म दे रही है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन पत्थर दिल एलोइजी उन्हें जाने नहीं देती। उधर हाइंस घबराया हुआ डॉक्टर रिटर के पास पहुंचता है और पूरी स्थिति बताता है। डोरा बिना देर किए मार्गरेट को अंदर लाने को कहती है और रिटर तुरंत इलाज शुरू कर देता है। काफी मशक्कत के बाद वह अंदर फंसे एक अवशेष को निकाल देता है, जिससे मार्गरेट की हालत थोड़ी सुधर जाती है। ये सब मैनुअल बाहर से देख लेता है और जाकर एलोइजी को सारी बात बता देता है, जिस पर वह उल्टा उसे डांटने लगती है और कहती है कि उसे वही काम खुद करना चाहिए था। अगर दोनों परिवार करीब आ गए तो उसके सारे प्लान बर्बाद हो जाएंगे। उसकी यह बातें सुनकर मैनुअल का सब्र टूट जाता है और वह उसे सीधे कह देता है कि वह औरत नहीं बल्कि पिशाचिनी है और जिस सपने को लेकर वह यहाँ आई है वह कभी पूरा नहीं होगा। समय बीतने के साथ पूरा द्वीप सूखने लगता है क्योंकि भीषण गर्मी पड़ने लगती है। उधर रिटर के पास भी अब लिखने के लिए कुछ नया नहीं बचता, जो उसे अंदर ही अंदर परेशान करता है। इसी दौरान भूखा और थका हुआ रूडी हाइंस के घर पहुंचता है। उसकी हालत देखकर वे लोग उसे खाना दे देते हैं और तभी रूडी एलोइजी की सच्चाई बता देता है कि वह कोई अमीर औरत नहीं है बल्कि फिल्मों से प्रभावित एक भ्रम में जीने वाली औरत है जो खुद को किसी किरदार की तरह मानती है और सोचती है कि बाकी सब उसके गुलाम हैं। वह अपनी ही काल्पनिक दुनिया में खोई रहती है और सबसे बड़ी बात यह कि वह नहीं चाहती कि रिटर और हाइंस कभी एक साथ आएं। इसी बीच एक और जहाज इस टापू की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिससे एलन नाम का एक आदमी अपनी रिसर्च टीम के साथ उतरता है। उसे देखते ही एलोइजी एक अच्छी ड्रेस पहनकर बाहर आती है क्योंकि अब वही उसे यहाँ से बाहर निकाल सकता है। वह उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगती है, जबकि असल में एलन रिटर के बुलावे पर आया होता है और अपने साथ जरूरी सामान भी लाया होता है क्योंकि वह उसकी जिंदगी और उसके विचारों को करीब से देखना चाहता है। रात को एलन एक छोटी सी पार्टी रखता है जिसमें वह रिटर की हिम्मत और काबिलियत की तारीफ करता है कि कैसे उसकी लिखी बातें दुनिया को मेहनत और संघर्ष की सीख देती हैं। वह मार्गरेट के बच्चे के लिए बधाई देता है और अंत में एलोइजी की खूबसूरती की भी तारीफ कर देता है। तभी एलोइजी को पता चलता है कि एलन एक मशहूर डायरेक्टर है जिसके पास खूब पैसा है और वह उसे फंसाने की पूरी कोशिश करती है। खुद को बेहद अकेली और बेसहारा दिखाती है, लेकिन एलन साफ शब्दों में कह देता है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वह उसकी इज्जत करता है लेकिन उससे आगे कुछ नहीं चाहता। अगले दिन एलन बिना किसी को बताए जहाज से चला जाता है
है, जिसे देखकर एलोइजी पूरी तरह टूट जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि किसी ने उसे ठुकरा दिया है। कुछ समय बाद जब रिटर शिकार से लौटता है तो देखता है कि उसने एलन के लिए जो खाना छोड़ा था वह एलोइजी चुरा चुकी है। अब उसका सब्र टूट जाता है और वह सीधे हाइंस के पास जाता है। दोनों मिलकर बंदूक लेकर एलोइजी के तंबू के सामने खड़े हो जाते हैं और उसे आदेश देते हैं कि जो कुछ भी उसने चुराया है वह सब वापस करे, लेकिन एलोइजी साफ इनकार कर देती है और हाइंस की तरफ देखकर जहरीले अंदाज में कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है जिनकी तुम मदद कर रहे हो वही लोग बाद में तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे। वह जानबूझकर दोनों के बीच फिर से नफरत और लड़ाई पैदा करना चाहती है क्योंकि यही उसका शुरू से मकसद रहा है। तभी अचानक अंदर से रॉबर्ट बंदूक लेकर बाहर आता है और उन दोनों पर तान देता है। माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त मार्गरेट वहां पहुंच जाती है और हालात को संभालते हुए सबको शांत करती है और कहती है कि सभी अपने अपने घर लौट जाएं। वहां से लौटने के बाद गुस्से में रिटर अपना टाइपराइटर तोड़ देता है और बिना कुछ कहे शिकार पर निकल जाता है। उधर मार्गरेट के घर रूडी खाने के लिए आता है, लेकिन बाहर एलोइजी उसे बुला लेती है। वह रोती हुई कहती है कि अगर उसे जाना है तो जा सकता है क्योंकि अब उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और भावनाओं में बहकर वे एक दूसरे को चूम लेते हैं। आधी रात को अचानक हाइंस की आंख खुलती है क्योंकि बाहर किसी की चीखने जैसी आवाजें आ रही होती हैं। बाहर निकलकर देखने पर पता चलता है कि कोई उनका जमा किया हुआ पानी चुरा रहा है। घबराहट में हाइंस उसी दिशा में गोली चला देता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह गोली डोरा के पसंदीदा घोड़े को लग जाती है और वह मर जाता है। अब डर ये होता है कि अगर डोरा को इस बारे में पता चल गया तो वह सबको जान से मार देगी। अगले दिन डोरा देखती है कि उसकी सारी मुर्गियां बीमार पड़ी हुई हैं और उसका घोड़ा भी गायब है। वह सीधा मार्गरेट के परिवार के पास जाती है, लेकिन वे लोग अनजान बनने की कोशिश करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। इसी दौरान डोरा बेहोश होकर गिर जाती है और हाइंस उसे संभालकर घर ले जाता है जहां पहले से रिटर मौजूद होता है। वह सब कुछ उसे बताने ही वाला होता है कि तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उनकी बातें छुपकर सुन रहा है। बाहर निकलने पर वे देखते हैं कि रॉबर्ट वहां जासूसी कर रहा था। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि यह सब एलोइजी की साजिश है और आज इसका फैसला होना ही है। तीनों जंगल के रास्ते उसके तंबू की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें रूडी मिल जाता है जो रोते हुए सच्चाई बता देता है कि डोरा का घोड़ा उसी ने चुराया था क्योंकि एलोइजी ने उसे ऐसा करने को कहा था। उसे अपनी गलती का पछतावा होता है, लेकिन वह मानता है कि एलोइजी को सबक सिखाना जरूरी है। पहले हाइंस अपनी पत्नी और बेटे को लकड़ियां लाने के बहाने जंगल भेज देता है। फिर ये तीनों एलोइजी के तंबू के बाहर पहुंचकर उसे बाहर आने को कहते हैं। वह इनकार कर देती है। तभी रॉबर्ट बाहर निकलकर हमला कर देता है और रूडी को मारने ही वाला होता है, लेकिन सही समय पर हाइंस पीछे से उसे पकड़ लेता है और तब तक चाकू से वार करता है जब तक रॉबर्ट मर नहीं जाता। इतने में एलोइजी अंदर से बाहर आती है और खुद को पीड़िता दिखाने लगती है। वह सबको अपने रिसोर्ट में बराबरी का हिस्सा देने का लालच देती है, लेकिन तभी रिटर उसकी खोपड़ी में गोली उतार देता है और उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। गोली की आवाज मार्गरेट तक पहुंच जाती है और इसके बाद तीनों मिलकर उन लाशों को समुद्र में बहा देते हैं और तय करते हैं कि यह राज उन्हीं तक सीमित रहेगा। अगले सीन में रूडी भागता हुआ दोनों के घर पहुंचता है और बताता है कि एलोइजी और रॉबर्ट वापस घर जा चुके हैं और एक चिट्ठी छोड़ गए हैं। यह सब उनका प्लान था, लेकिन दोनों औरतों को सच्चाई पता होती है क्योंकि एलोइजी का सारा कीमती सामान अब भी यहीं मौजूद होता है। मार्गरेट अपने पति से कहती है कि उसने गोली की आवाज सुनी थी और उसे पूरा यकीन है कि दोनों मारे जा चुके हैं और ये काम रिटर ने किया है क्योंकि उसकी बंदूक में सारी गोलियां सही हैं। वह हाइंस को समझाती है कि रिटर बहुत चालाक है और वह उसे जेल भिजवा सकता है, लेकिन हाइंस परेशान होकर कहता है कि वह इस जगह को नहीं छोड़ेगा और अपने परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उधर डोरा अब रिटर से पूरी तरह तंग आ चुकी होती है और उससे अलग होने का फैसला कर लेती है। रिटर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डोरा कहती है कि वह बदल चुका है। जिस मकसद से वह यहाँ आया था उसे भूलकर अब सिर्फ पड़ोसियों की नफरत में जी रहा है। वह उसे गद्दार तक कह देती है। टूट चुकी डोरा जंगल की तरफ भाग जाती है जहाँ उसकी मुलाकात मार्गरेट से होती है जो उसे ताजे अंडे देने की पेशकश करती है, लेकिन वह मना कर देती है। तब मार्गरेट उसे बताती है कि एलोइजी का कत्ल हो चुका है और यह काम उसके पति ने किया है, लेकिन डोरा मानने को तैयार नहीं होती। दूसरी ओर हम रूडी को समुद्र में देखते हैं जहाँ उसे एक नाव नजर आती है। वह कप्तान से गुहार लगाता है और कप्तान उसे अपने साथ ले जाने को मान जाता है। अब रिटर को आखिरकार लिखने के लिए एक नई कहानी मिल जाती है। वह खुशी खुशी लिखना शुरू करता है और यह बात डोरा से साझा करता है, जिस पर डोरा जश्न मनाने का सुझाव देती है और रिटर भी मान जाता है। इसी जश्न में डोरा उसे अपनी बीमार मुर्गियां पकाकर खिला देती है, यह जानते हुए कि वही उसकी मौत का कारण बनेंगी। कुछ ही देर बाद रिटर की हालत बिगड़ जाती है और डोरा घबराकर मार्गरेट के परिवार के पास भागती है। सब लोग दौड़ कर आते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में मार्गरेट समझ जाती है कि उसे जहर दिया गया है। अपने आखिरी पलों में डोरा उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन मरने से पहले रिटर उसे बद्दुआ देता है कि वह कभी खुश नहीं रहेगी और फिर उसकी मौत हो जाती है। कुछ महीनों बाद वहाँ एक गवर्नर आता है क्योंकि मरने से पहले रिटर ने उसे चिट्ठी लिखी थी ताकि एलोइजी के कत्ल के इल्जाम में हाइंस को फंसाया जा सके। गवर्नर पूछताछ करता है जहाँ मार्गरेट मजबूरी में अपने पति का पक्ष लेती है और कहती है कि जो आदमी सालों से जिंदा था वह अचानक सड़ी मुर्गी खाकर नहीं मर सकता। यह काम उसकी पत्नी
का ही है। जब कोई ठोस सबूत नहीं मिलता तो गवर्नर वापस चला जाता है, उसके साथ डोरा भी चली जाती है और विटमर परिवार हमेशा के लिए इसी टापू पर रह जाता है, क्योंकि अब यही उनका घर है। कहानी के अंत में बताया जाता है कि डोरा जर्मनी लौट गई थी, लेकिन 1943 में कैंसर से उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने कबूल किया कि उसने अपने पति का कत्ल किया था, लेकिन रॉबर्ट मैनुअल और एलोइजी की लाशें कभी नहीं मिली। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, तथा साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।